हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सरवना स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है क्रैश कोर्स का कोर्स कर रहे हैं। तो जो कल हम लोगों ने क्लास किया था उसके आगे से हम लोग आज चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपका वीडियो जो है मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो है रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या लाभ है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसमें समय की क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, और लिखने में भी जगह भी कम लगता है। ठीक है, उसके बाद है रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा में निर्माण के लिए अवयस्क अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। ठीक है ना। उसके बाद है आपका संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार का रासायनिक संकेत प्रयोग होता है, इसलिए वैज्ञानिकों को जो है रिसर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे अगर मान के चलिए हाइड्रोजन भारत में H है, H रहता और कहीं रहता K, बाकी कहीं बाई, तो फिर दिक्कत हो जाता ना। इसलिए जो भी है वो एक ही है, एक ही स्केल है जिसके थ्रू पूरे विश्व में हम लोग उसको मापते हैं। ठीक है, अब जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हैं। तो चलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं। तो आपका प्रकार जो है इस तरह से है। पहला आपका है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, पहला जो आपका है संयोजन या संश्लेषण प्रकाश। ठीक है, तो संयोजन या संश्लेषण में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो है परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो नया पदार्थ का गुण रहता है वो बिल्कुल भी इन दोनों से अलग रहता है। ठीक है ना, नया पदार्थ का जो गुण है वो बिल्कुल भी इन दोनों से भिन्न होता है। ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, तो इन दोनों का जब मिलाप हुआ तो इन दोनों से क्या बनेगा, CO2 बना हमारा। तो CO2 एकदम अलग है कार्बन और ऑक्सीजन से। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड का भी ये ऑक्सीजन के साथ जब मिलाप होता है यहाँ अभी ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आपका 2SO3 बना देता है। तो ये आपका था क्या, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। इसके बाद आपका है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन कहें तो टूटने वाली, ठीक है, अपघटित हो जाती है। तो इसका आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण मूल से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है कि जैसे उसमें भी उसके गुण या मूल से मिल नहीं रहा था, लेकिन इसमें भी है कि इसमें टूट रहा है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ले लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट, इससे आपका क्या हो रहा है, टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, उसमें पोटेशियम क्लोराइड का देख लीजिए, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। जो टूट रहा है वो वियोजन अभिक्रिया है। इसके आगे आप वैद्युत अपघटन। ठीक है, वैद्युत अपघटन कहें तो कि वह अभिक्रिया जो विद्युत के प्रवाह के कारण होती है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड को जो है जब विद्युत धारा उस पर प्रवाहित करेंगे तो सोडियम जो है कैथोड पे चला जाएगा और क्लोरीन एनोड पे। तो ये आपका विद्युत अपघटन हो गया। आगे का है एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के उपस्थिति में किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है,
जैसे लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से जो है कॉपर है और सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट जो है ये से कॉपर नाइट्रेट जो है यहाँ जब ये अभिक्रिया करता है चांदी के साथ, तो यहाँ जो है कॉपर नाइट्रेट और ये चांदी को अलग कर देता है। कॉपर नाइट्रेट एक साथ बना लेता है और चांदी को अलग कर दिया। तो ये आपका हो गया एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आपका है उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है कि इसमें दो यौगिक, ठीक है, इसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे सोडियम क्लोराइड जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, तो ये आपका उभय विस्थापन हो गया। अगला जो आपका है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहलाती है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाती है। ठीक है, उसी तरह से आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4 वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम सल्फेट और जल का निर्माण करती है। इसके आगे आपका है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है। ठीक है, उसको हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अगला आपका है ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑक्सीकरण जो क्या है, ऑक्सीकरण और अवकरण ये एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है। ठीक है, साथ साथ होती है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाते हैं। ठीक है, यानी ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। अगला है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जो है वैसी अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है, उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हो गया, ये बना CO2 गैस बन गया। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन, ये क्या बना दिया, SO2। तो ये आपका ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया थी। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है दहन। ठीक है, तो दहन क्या है, तो दहन जो है किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। दहन जो है, दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। देखिए एक एक नंबर का क्वेश्चन है ये सर। जो पदार्थ जलता है उसे हम लोग दहनशील पदार्थ कहते हैं, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। और जो नहीं जलता है उसे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो दहन जो है,
दहनशील पदार्थ की उपस्थिति में, ठीक है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति में ही तो कोई जलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे ईंट तो जल नहीं सकता है, अरे जलेगा तो जो लकड़ी का गट्टा होगा, लकड़ी होगा, वो सब जलेगा। ठीक है, तो अगला है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति। जो लकड़ी जब जलता है तो एक उसका निश्चित टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर पे जाएगा तभी जलेगा। तो वही चीज़ है ज्वलन ताप की प्राप्ति, ठीक है, और दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति, यानी ये सब इसके आवश्यक शर्त हैं। ये सब जब फुलफिल हो जाएंगे तभी वो जलेगा। तो आपका अगला है ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप किसे कहते हैं कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसी को हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, तो अगला आपका है एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसका उपयोग हम लोग जो है डेली यूज में करते हैं। अच्छा, तो एलपीजी क्या है? यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, ठीक है, इसका एक मिश्रण है। ये ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन का एक मिश्रण है। ये बहुत जल्दी जो है, बहुत जल्द ये जलता है, ठीक है ना। ठीक है, ये बहुत जल्दी जलता है, इसमें आग जो है बहुत जल्द पकड़ता है। ठीक है, ये जो गैस है एक उच्च क्वालिटी का गैस है, उत्तम गैस है, ठीक है ना। तो ये एक उच्च प्रकार का गैस है और इसमें जो है दाब बढ़ने पर ये आसानी से द्रवीभूत हो जाता है, यानी आसानी से ये मेल्ट रहता है। और इस द्रव को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं, यानी इसी को हम लोग एलपीजी कहते हैं। अच्छा, एलपीजी जो है महकता है, तो ऐसा नहीं है कि वही उसमें जो है एक प्रकार जो हम लोग को लगता है कि गैस निकल रहा है, तो उसमें एक जो है गैस डाली जाती है एथिल मरकैप्टन। इसी के कारण हम लोगों को पता चलता है कि टंकी जो हमारे पास रहती है उसमें से गैस निकल रहा है या नहीं। तो एलपीजी के सिलेंडरों में एक विशेष प्रकार का खराब गंधयुक्त एथिल मरकैप्टन की अल्प मात्रा को मिला दी जाती है ताकि गैस का रिसाव होने पे हमें तुरंत पता चल सके। तो फ्रेंड्स, ये था आज के लिए इतना ही। तो जो लगभग जितने भी टॉपिक थे हमारे पहले चैप्टर में वो हमने बता दिया है। तो अब हम लोग जो है धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव भी शुरू करेंगे, तो इसी तरह से आपका चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक होगा, वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।